स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। तो अगला दिन हमने सारा नियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। अब आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नियमों का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं। 9 नियम हमने कहा था ये जितने सारे लिस्ट हैं क्लू वर्ड्स के, सबको उंगलियों को पूर्वों पर गिन कर याद कर लेने का और उदाहरण को भी याद कर लेने का। याद कर लेने से सुविधा ये होता है कि उसी टाइप का जब मिलता है तो हमें बनाने में सुविधा होती है। देखते हैं आज आप लोग कितना तैयारी किए हैं। सेंटेंस लिखते हैं और फिर इसको लॉजिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, हार्डली मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, हमने कहा था हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू। 5 नंबर नियम, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू। क्या कहे थे इसके बारे में? हमेशा सम में ही आता है, और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव में जाता है। ये हमेशा पर्टिकुलर होता है, सम में रहता है। ये अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव में जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव ओ में जाएगा। सॉरी, पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि ओ में जाएगा। ओ में हमने कर दिया है। ओ में आ गया तो ये सम आर तो मेरा सम आर नॉट तो पक्का है, सम आर नॉट तो रहेगा ही, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ले आना है। तो मैन यहाँ पर बैठ जाएगा और ऑनेस्ट यहाँ पर बैठ जाएगा। यानी सेंटेंस क्या हो गया? लॉजिकल फॉर्म में क्या आ गया? सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। और रख लेते हैं, ये कठिन है और ये बार बार देता है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। इसका मीनिंग समझे हम लोग पहले। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, क्या मतलब होता है इसका? ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ ऐसा होता है केवल बहादुर ही जंग जीतते हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि हिम्मत मर्दा मदते खुदा कहते हैं, तो उसी का मुहावरा है ये। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, केवल बहादुर ही जंग जीतते हैं। अब हम इसको लॉजिकल फॉर्म में लाएंगे। हमने कहा था कि ओनली अलोन नन बट नोबडी एल्स बट, 4 नंबर नियम। ओनली अलोन नन बट नोबडी एल्स बट रहता है तो ए में करना है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का स्थान बदलना है। देखते हैं, ए में जाएगा ऑल सच पर्सन्स who deserves the fair are brave। सभी ऐसे व्यक्ति जो जंग जीतते हैं वो बहादुर होते हैं। सेंटेंस दिया गया था केवल मात्र बहादुर ही जंग जीतते हैं। हमने क्या बनाया? सभी ऐसे व्यक्ति जो जंग जीतते हैं बहादुर होते हैं। और एक नियम लेते हैं, और एक उदाहरण लेते हैं। गो देयर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जैसा कि दिख रहा है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें यू छुपा हुआ है, उसको हमको मेंशन करना है और दैट से शुरू करेंगे। इसको बनाते हैं। दैट यू शुड गो देयर इज माई ऑर्डर। तो इसी प्रकार से आप लोग को करना है। प्रैक्टिस हम ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो कराया जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वचन में रूपांतरित करने का नियम सीख लिया, उसका प्रयोग भी देख लिया। ये 3 ठो हमने ट्रायल के रूप में लिया था। आज हम आगे जहाँ बढ़ेंगे वहाँ सीखेंगे कि हमने कहा था कि हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो कन्वर्सन पढ़ना है, ऑब्वर्सन पढ़ना है
ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ना है, सिलोजिज्म पढ़ना है। ये तीनों को लेकर और सिंबॉलिक लॉजिक को साथ में मिलाकर जो हम लोग को 50 नंबर का डिडक्टिव इन्फरेंस बनता है। तो उनमें से आज हम कन्वर्सन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और भी देते हैं, प्रैक्टिस में और भी देता है। इसको कैसे बनाने के लिए आता है ये भी बताना ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं वहाँ पर। आमतौर पे एग्ज़ाम में दिया जाता है, गौर करना है इस बात को। अक्सर जब पढ़ाते रहते तो बच्चे लोग यही सवाल करते हैं, सर एग्ज़ाम में कैसे देगा, एग्ज़ाम में कैसे देगा। तो अब हम वहाँ पर बात करें, उसके बाद कन्वर्सन में आज जाएंगे। इंस्ट्रक्शन रहता है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, या फिर रहता है ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसलेट, TRANSLATE, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू लॉजिकल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ABC करके दे देता है। ए मान लेता क्या दिया, ओनली मैन आर रैशनल। हार्डली लीडर्स आर ऑनेस्ट दे दिया। जनरली, GENERALLY, जनरली ग्रीन मैंगोज आर सावर। ये मान लीजिए 3 सेंटेंस दे दिया, तो हम ये सब को आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कर रहे हैं। पहला है, देखें यहाँ पर जो मेन बात हम कहना चाहते थे, दे सकता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी वही होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब वही होता है, ट्रांसलेट का मतलब वही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या कहा दिया कि इन सबको वचन में रूपांतरित कीजिए, तो तर्कवाक्य रूप में ले आएंगे। सीधे देखते हैं कि ओनली लॉन नॉन बट रहता है तो ए में जाता है, ये ए में जाएगा। हार्डली रेयरली स्कैटरली सेल्डम अफर्मेटिव है, इसलिए ओ में जाएगा। जनरली सेवेरली अगर रहता है अफर्मेटिव तो आई में, नेगेटिव तो ओ में। ये सारे नियम बता दिए गए हैं। अच्छा, इसके साथ और भी जोड़ा जा सकता है, जैसे हो सकता है यहाँ पर ये प्रश्न जो है, प्रश्न में कुछ और जोड़ दिया, रिड्यूस और ट्रांसलेट और ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू लॉजिकल फॉर्म एंड डिटरमाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन देम। डिटरमाइन और दे सकता है एक बात, ये हम बाद में करते हैं, डिटरमाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन देम। और एक देता है डिटरमाइन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये भी पूछता है, डिटरमाइन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोग को कि पहले वचन में रूपांतरण करना है, और रूपांतरण करने के बाद में क्या करना है, इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताना है। बहुत आसान है। जैसे इसको हमने बताया ए है, 1 नंबर वाला हम देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लॉजिकल फॉर्म में लाएं, LF ए में जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑल रैशनल पर्सन्स आर मैन, ऑल रैशनल पर्सन्स आर मैन। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताना है। क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले तो कह रहा है कि वचन में रूपांतरित कीजिए, लॉजिकल फॉर्म में लाइए, एंड और क्या करना है, डिटरमाइन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी को बताना है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखेंगे ये कौन प्रोपोजिशन है, ये ए है, ये है ना। ए को पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो हम लोग लिख देंगे खाली यहाँ पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। बस इतना ही काम करना है। लॉजिकल फॉर्म में लाने के बाद देखें कौन प्रोपोजिशन हमने लाया है, बस उसी का नाम खाली लिख देना है, हो गया वो। यूनिवर्सल का मतलब इसका क्वालिटी बता दिया, सॉरी क्वांटिटी बता दिया,
और अफर्मेटिव कौन सा, क्वालिटी बता दिया। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो हम बता देते हैं तो इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आ जाता है। पहले क्वांटिटी हो गया यूनिवर्सल में, उसके बाद में अफर्मेटिव में क्वालिटी मेंशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। बी देखते हैं, बी क्या कहता है। हार्डली लीडर्स आर ऑनेस्ट, हम जैसा जानते हैं हार्डली लीडर्स का सेल्डम फ्यू रहेगा तो ओ में जाएगा, कर देते हैं LF। या अफर्मेटिव है इसलिए ओ में जाएगा, नेगेटिव रहता तो ए में जाता। तो क्या हो गया, सम लीडर्स आर नॉट ऑनेस्ट। सम लीडर्स आर नॉट ऑनेस्ट। अब ये ओ का पूरा नाम क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव, बस लिख देंगे पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन, बस हो गया इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमिनेशन। तीसरा था सी वाला, देखते हैं हम लोग। जनरली ग्रीन मैंगोज आर सावर। ये जनरली का मतलब हो गया सम, अफर्मेटिव है इसलिए समार यानी कि आई में आ गया। सम ग्रीन मैंगोज आर सावर, ये आई है, आई का नाम हम लोग जानते हैं क्या होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, लिख दिए बस। यह एक तरीका गया। और एक चीज़ होता है, इसी में पूछ दिया जाता है, कभी कभार ऐसा किया जाता है कि reduce, transform or translate the following into logical form and determine the terms, TERMS, terms distributed in them, DISTRIBUTED, distributed in them। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में करना है कि कौन प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बताना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स ये बताया नहीं गया है, आप लोग को संक्षेप में बता रहे हैं यहाँ पर। तब ये वाला हमको क्वालिटी एंड क्वांटिटी नहीं बताना है। लॉजिकल फॉर्म इसी प्रकार से लेकर आ जाना है। लॉजिकल फॉर्म में ले आने के बाद में इसका टर्म बताना है कि कौन में कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है ऐसे बिनो, एक टर्म सूत्र याद रखना है ऐसे बिनो, ASEBINOP। ए का सब्जेक्ट, ई का बोथ, आई का नन, ओ का प्रेडिकेट। कहने का मतलब कि उसको पहले लॉजिकल फॉर्म में लाया जाएगा। लॉजिकल फॉर्म में लाने के बाद में जैसा प्रोपोजिशन होगा, ए है, ओ है, आई है। अब ये बता रहा है अगर ए होगा तो उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एस मीन्स सब्जेक्ट, बी मीन्स बोथ, बोथ का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों, एन का मतलब नन, कोई भी नहीं, और ओ का मतलब प्रेडिकेट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ समझने में। अब थोड़ा सा समझ लें हम लोग कि एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे, हिंदी में इसको कहते हैं व्याप्त। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा पदों की व्याप्ति किसे कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। तो कहा गया है कि किसी तर्क वाक्य में अगर कोई पद अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इस बात पर ध्यान देना है, संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में। संपूर्ण वस्तुवाचकता क्या होता है ना, संपूर्ण वस्तुवाचकता का मतलब होता है उस नाम के जितने सारे वस्तु है सबका अगर बोध कराता है तो वह पद अपने संपूर्ण, तो उस पद को व्याप्त माना जाता है। अगर कोई तर्क वाक्य में कोई पद अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उस तर्क वाक्य में उस पद को व्याप्त माना जाता है। उदाहरण लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो यहाँ पर मैन का तात्पर्य संसार के सभी मनुष्य हैं।
ऑल मैनर मॉडल का मतलब संसार के सभी मनुष्य। यहाँ पर देखें कि मैन पद जो है अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसी तर्क वाक्य में मॉडल शब्द जो है अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। जैसे संसार में जितने सारे मनुष्य हैं उसको एक ओर रख लिया जाए और संपूर्ण मरणशीलता को एक ओर रख लिया। मरणशीलता नामक गुण जो है वो गिद्ध, भालू, ऊंट, बिलाई इत्यादि असंख्य जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक तराजू में हम सभी मनुष्य को रखते हैं, एक तराजू में सारे जितने मरणशील जीव हैं उसको रखते हैं, तो किसका विस्तृत ज़्यादा है? जाहिर है कि मनुष्य के तुलना में मरणशीलता का व्यापकता बहुत ज़्यादा है। वस्तु यहाँ पर कहना चाहते हैं हम कि मरणशीलता बहुत सारे जीवों के साथ, जितने जीव है सबके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संपूर्ण मरणशीलों में से मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ बहुत कम है। यानी संपूर्ण मरणशीलता का एक छोटा सा हिस्सा मनुष्य के साथ जुड़ पाता है। ये रहा मनुष्य का श्रेणी, संपूर्ण संसार के सभी मनुष्य, और यह है समग्र मरणशीलता जिसमें से मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ रहता है। केवल इतना ही रह पाएगा ना, जितना बड़ा ये है उतना ही। तो संपूर्ण मरणशीलता का एक छोटा सा हिस्सा इसके साथ जुड़ पाता है। तो ये मरणशीलता नामक ये पद ये संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है। सभी मनुष्य, ये सारे जितने भी मनुष्य हैं सभी मरणशील हैं, मरणशीलता का इतना हिस्सा ले पा रहा है। मरणशीलता इसके अलावा भी बहुत जीवा पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इस बात को समझाने में हम सफल हुए हैं। ऐसे भी हम समझाते हैं बच्चे लोग को कि व्याप्त शब्द का अर्थ आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया है? हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। व्याप्त है का मतलब फैला हुआ है, तो व्यापकता का मतलब विस्तार या फैलाव होता है। यह भी उदाहरण देते हैं कि एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच चीनी देकर थोड़ा देर चम्मच से अगर हिला दिया जाए तो वह चीनी पानी के कण कण में व्याप्त हो जाता है। मतलब क्या हो गया? चीनी फैल गया। तो वही जिस शब्द का उच्चारण करते ही या मुंह से निकलते ही या बोध कराते ही उसके संपूर्ण जातिवाचकता का बोध करा देता है, तो वो संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, अतः वह पद व्याप्त हुआ। तो हम लोग एक ए वचन जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा कि ए वचन का सब्जेक्ट जो होता है अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए सब्जेक्ट इसका व्याप्त होता है। अगर ई वचन होता है तो उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों संपूर्ण वस्तुवाचकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आई का ना तो सब्जेक्ट ना तो प्रेडिकेट को ही संपूर्ण वस्तुवाचकता में प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि सम मैन आर सेल्फिश, तो सेल्फिशनेस तो ढेर सारे जीवों के साथ जुड़ा हुआ है, और सम मैन का मैन को भी समाबद्ध कर दिया है। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी सीमाबद्ध हो गया, लिमिटेड हो गया, अपने संपूर्ण वस्तुवाचकता में प्रयुक्त नहीं हुआ, और इससे इतने ही सारे मनुष्य के साथ स्वार्थी होना जुड़ पा रहा है यहाँ पर। तो स्वार्थपरता या स्वार्थी होने का भी संपूर्ण वस्तुवाचकता में प्रयुक्त नहीं हुआ है, और मनुष्य का भी यहाँ संपूर्ण वस्तुवाचकता में प्रयुक्त नहीं हुआ है। अतः एक आई प्रोपोजिशन में नन का मतलब नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट, नन का हमने लिख दिया और वो का प्रेडिकेट व्याप्त होता है। अब अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग कि पहले हमने उसको वचन में रूपांतरण किया, आ गया ऑल रैशनल पर्सन्स आर मैन, या ए प्रोपोजिशन है तो ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केवल सब्जेक्ट व्याप्त है, सब्जेक्ट व्याप्त है, प्रेडिकेट अव्याप्त है। यह भी कह देता है, साथ में जोड़ देता है कि कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कौन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यह भी बताओ। तो हम दोनों साथ एक साथ कर लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट व्याप्त है, प्रेडिकेट व्याप्त नहीं है, प्रेडिकेट अव्याप्त है, अव्याप्त है। दूसरा देखते हैं ओ का देखते हैं हम लोग, प्रेडिकेट व्याप्त होता है, लिखे हम लोग केवल जैसा वो ए का वैसा इसी का भी लिखे हम लोग, केवल प्रेडिकेट व्याप्त है, PREDICATE, प्रेडिकेट व्याप्त है, सब्जेक्ट अव्याप्त है। ये आई है, आई में नन का मतलब कोई भी व्याप्त नहीं होता है, तो हम लोग लिख देंगे इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अव्याप्त है। आमतौर पे वचन में रूपांतरण के बाद ये दो चीज़ के दिया जाता है इस चैप्टर से
कि वचन में रूपांतरित कीजिए, इसका कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बताइए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहा वो बताइए, या फिर वचन को रूपांतरित कीजिए, इसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंशन कीजिए, यह देता है। या कभी कभार ऐसा भी देता है कि इसके चारों पार्ट्स को बताइए। चारों पार्ट्स को बताइए का मतलब हमको बताना पड़ेगा। देख लेते हैं हम लोग कि एक हर एक प्रोपोजिशन में देखते हैं हम लोग कि ऑल, सम, ये जो आ गया इसको कहते हैं क्वांटिफायर। तो हम लोग वचन में रूपांतरण करने के बाद में कहेंगे ऑल सब क्वांटिफायर है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ग्रीन मैंगोज ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया तीनों का। एक एक करके हम लोग बताएंगे। यहाँ प्रेडिकेट वहाँ पूछता है कि कौन, ये चारों वचन दिए गए, इसके चारों पद बताइए। चारों पद का मतलब हमने बताया था कि एक प्रोपोजिशन को 4 भागों में बांटा जा सकता है, क्वांटिफायर, कॉपुला, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ऑल, नो, सम ये जो रहता है वो क्वांटिफायर हो जाता है। इज, आर, एम, इज नॉट, आर नॉट ये जो रहता है वो कॉपुला हो जाता है। इसके अलावा 2 चीज़ जो पढ़ा रहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोग जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।